जोहार विद्यार्थियों, दुबे आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल से हमने एक सीरीज शुरू किया है खोट्ठा भाषा एवं साहित्य का, और कल हमने खोट्ठा भाषा एवं साहित्य का जो जेएसएससी सीजीएल के आधार पर सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उस पर हमने चर्चा किया था, और आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। उन टॉपिक्स में एक टॉपिक है छाहियर, एक किताब है, बेसिकली बुकलेट है, उसमें 10 कहानी संग्रह दिया हुआ है। उस 10 कहानी संग्रह को हम लोग संक्षिप्त से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन 10 कहानियों को। तो देखिए, यह छाहियर है। तो सबसे पहले छाहियर जो बुकलेट है इसमें कितने कहानी संग्रह हैं? तो 10 कहानियों को मिला के बनाया गया है एक बुकलेट छाहियर। ठीक है, तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहला कहानी जो है उसका नाम है छाहियर, और इसी कहानी के नाम के आधार पर बुकलेट का भी नाम छाहियर रखा गया है। दूसरा क्या है? बोनेक लोर। तीसरा क्या है? हमें कैसे जियब। चौथा है बुबा एगो कहानी कही दे। पांचवा है गुरुजिक चेठा या फिर फिक्र। चेठा का मतलब होता है चिंता करना और फिक्र का मतलब फिक्र करना, तो दोनों पर्यायवाची शब्द है आपस में। छठा है समय कटवा ताश खेला। सातवां है सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां है चोर डाकू आर लुटेरा। नौवां है नावा जामींदार, और 10वां है देवता के खाए गले डाकिन। ठीक, तो इन 10 कहानियों का हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ब्रीफ में देखने का कोशिश करेंगे, संक्षिप्त में देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला कहानी है उस कहानी का नाम है छाहियर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर छाहियर का मतलब होता क्या है। तो छाहियर का मतलब होता है छाया। ठीक, क्या होता है? छाया। इस कहानी में बेसिकली 2 मजदूर के बारे में बताया गया है। एक का नाम है रोहन और दूसरे का नाम है मोहन, और एक जमींदार का बारे में बताया गया है जिसका नाम है सूरज नारायण सिंह, और एक शिक्षक का बारे में बताया गया है जिनका नाम है देवा चौधरी। अब देखिए इस कहानी में क्या बताया गया है। बेसिकली जो जमींदार होता है उनके पास काफ़ी धन संपत्ति होती है, काफ़ी पैसे होते हैं। तो इस कहानी में जो जमींदार है सूरज नारायण सिंह, इनको एक बड़े वृक्ष की तरह दिखाया गया है जिसका छाया बहुत अधिक होता है। ठीक है, और एक शिक्षक, उनके पास उतने धन संपत्ति नहीं होते लेकिन ज्ञान का भंडार जरूर होता है, और एक शिक्षक आपको कभी भी गलत रास्ते में जाने के लिए कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं उकसाएगा। ठीक, तो इस कहानी में जो शिक्षक है देवा चौधरी, उनको एक छोटे वृक्ष के तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए यह जो 2 मजदूर है रोहन और मोहन, इसमें जो इन लोगों की स्थिति होती है, पहले रोहन की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है मोहन के कंपैरिजन में। बाद में क्या होता है कि संगति के कारण रोहन की स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जाती है और मोहन की स्थिति दिन ब दिन अच्छी होती चली जाती है। तो वह संगति क्या होती है, चलिए उस पर हम लोग एक नज़र देते हैं। जो रोहन है यह बेसिकली जो जमींदार है सूरज नारायण सिंह, जिनको बड़े वृक्ष के तौर पे दर्शाया गया है, इनके घर में कामकाज करते हैं और जिससे इनका घर चलता है। दूसरी ओर जो मोहन है ये कामकाज तो कहीं और करते हैं, लेकिन देवा चौधरी जो शिक्षक है इनके घर में इनका आना जाना है, उठन बैठन है। ठीक, अब क्या होता है, जमींदार जो होता है ना, ठीक है, वह बेसिकली दारू का सेवन करता है, और उसके दारू का जुगाड़ कौन करता है? तो जो उसके घर में काम करेगा, तो रोहन इसके घर में काम करता है। इसीलिए रोहन जो होता है क्या बोलते हैं, सूरज नारायण सिंह के लिए दारू का जुगाड़ करता है। ठीक, जब रोहन इनके लिए दवा दारू लाते हैं तो सूरज नारायण सिंह क्या करते हैं, उनको 5 रुपया 10 रुपया दे दिया करते हैं, और उस पैसे से जो रोहन है वह भी खुद के लिए दारू शराब खरीद के पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि रोहन को दिन प्रतिदिन जो नशा है उनकी लत बढ़ती जाती है और ये नशा का आदी हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग दारू पीते हैं उनके घर में हमेशा झगड़ा होता है। वो लोग अपने पैसे जो है दारू में अधिक खर्च कर देते हैं और बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। ठीक,
तो सेम कंडीशन रोहन के साथ आ जाता है। यह अपने पैसे को खर्च कहाँ कर देता है? दारू पीने में, और अपने बच्चों को भी पढ़ा नहीं पाता है, जिससे इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। वहीं अगर मोहन की बात करें तो मोहन किनके पास उठन बैठन करते हैं? तो शिक्षक देवा चौधरी के पास। और शिक्षक जो है कभी गलत रास्ते में जाने के लिए नहीं कहता है, तो देवा चौधरी जो है मोहन को कभी भी दारू पीने के लिए नहीं कहता है। वो हमेशा उनको मना करता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, ये गलत चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर वो बच्चे पढ़ेंगे तो कल जाके देश का नाम रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस कहानी में यही बताया गया है कि चाहे पेड़ कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो कितना छाया देता है यह कोई मैटर नहीं करता है, आपकी संगति ठीक होनी चाहिए, उनके विचार ठीक होने चाहिए। अगर उनके विचार ठीक हैं तो आप उसके साथ रहिए, वरना मत रहिए। अगर उनके विचार ठीक है तो वह खुद तो आगे बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो इस कहानी बेसिकली यही है। अब हम लोग जो दूसरी कहानी है, उस कहानी का नाम है बोनेक लोर। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि बोनेक लोर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बोन का मतलब होता है वन, या फिर कह सकते हैं जंगल। ठीक, और लोर का मतलब होता है आंसू। क्या होता है लोर का मतलब? आंसू। मतलब क्या है कि इस कहानी में जंगल का जो आंसू है, जंगल का जो दर्द है, उसको बताया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, आजकल क्या है कि जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है, और ये आज से नहीं, पहले से भी चली आ रही है। ठीक, तो जंगल क्या करता है, जो अपना दुख है, अपनी दर्द है, अपनी व्यथा है, वो लोगों को सुनाता है, गांव के लोगों को सुनाता है कि आप लोग आते हैं हमारे जंगल में और हमारे जंगल में पेड़ पौधों को काटते हैं, जिससे हमें क्षति हो रही है, और इससे क्या होगा? नुकसान होगा, उसमें हमारा भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा, क्लाइमेट चेंज होगी, वर्षा नहीं होगी। इस तरह की दुख जो है यह जंगल जो है गांव के लोगों पे लगाता है। ठीक, यह बताता है। अब देखिए, तब गांव के लोग क्या बोलते हैं कि देखिए, हम तो सिर्फ अपने जलावन के लिए लकड़ी लाते हैं, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाते हैं। एक्चुअल में आपका जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, वो हम नहीं कर रहे हैं। उसका आरोप किस पर लगाते हैं ये लोग? तो उसका आरोप लगाते हैं गांव के लोग कि जंगल का जो सिपाही है, ऑफिसर है, वे लोग करते हैं। वे लोग क्या करते हैं? तो वे लोग गलत तरीके से पेड़ों की कटाई करते हैं और स्मगलिंग करते हैं पेड़ों की, जिससे पेड़ों की जनसंख्या कम हो रही है। साथ ही साथ सरकार की जो गलत नीतियां हैं, क्या है? गलत नीतियां हैं, उसको अभी दोषी ठहराते हैं गांव के लोग। ठीक, तो इस कहानी में कुछ इसी तरह के घटनाओं को दर्शाया गया है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, अभी हम लोग ब्रीफ में सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि किस कहानी में क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए, अगला कहानी है हमें कैसे जियब। मतलब क्या हो गया कि हम कैसे जिएंगे। ठीक है, अब देखिए, इस कहानी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है महेश बाबू, और पार्वती जो है महेश बाबू की पत्नी है। ठीक, और रघुनाथ जो है वह महेश बाबू का भतीजा है, और चुनिया जो है वह गांव की एक औरत है। महेश बाबू और उनकी पत्नी जो है वह बेसिकली बाहर में रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि महेश बाबू और उनकी पत्नी एक दिन गांव आते हैं, और वो गांव कैसे आएंगे? तो 4 चक्का वाहन से आएंगे। ठीक, जब वो 4 चक्का वाहन से गांव आते हैं, तब क्या होता है कि गांव के लोग उनके 4 चक्का वाहन को देखकर भाग जाते हैं। तब जाके महेश बाबू अपने भतीजे रघुनाथ से पूछते हैं कि गांव के लोग हमें देख के क्यों भाग गया? तब रघुनाथ कहता है कि गांव के जो लोग हैं वो बेसिकली उग्रवाद की ओर जा रहे हैं। ठीक, और पुलिस जो है वो शक के आधार पे उग्रवादियों को गिरफ्तार कर रही है, और जब आप आए तो आपको नहीं देखे ये लोग, आपके गाड़ी को देखते ही ये लोगों को लगा कि शायद पुलिस आ गई है हमें पकड़ने के लिए, और ये लोग भाग गए। ठीक है, तो गांव के लोगों को किस आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है? तो शक के आधार पर गिरफ्तार करती है। ठीक, और उस समय गांव में बेसिकली दारू बनने का जो कार्य है वह चल रहा होता है। आगे क्या होता है, यह जो गांव की औरत है चुनिया के जो पति है वो एक दिन क्या करते हैं कि जब उनके गांव में पुलिस आती है तो पुलिस से बातें कर रहे होते हैं।
तब गांव के जो उग्रवादी लोग हैं वे लोग देख लेते हैं। जब वे लोग देख लेते हैं तो उन लोगों को लगता है कि चुनिया का जो पति है बेसिकली पुलिस को हमारे बारे में जानकारी यही देता है, जिसके कारण जो उग्रवादी लोग हैं वे लोग चुनिया के पति को मार देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हत्या कर देते, चुनिया के पति का हत्या कर देते हैं। ठीक, जब हत्या कर देते हैं तब चुनिया कहती है कि मेरे हस्बैंड तो मर गए, मेरे पति तो अब मर गए, अब हम कैसे जिएंगे, हम मेरा घर अब कैसे चलेगा। तो बेसिकली इस कहानी में कुछ ऐसे ही घटनाओं का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अब अगले कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो अगली कहानी है बुबा एगो कहानी कही दे। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है, उससे कह रहा है कि आप एगो हमें कहानी जो है बताइए, कहानी सुनाइए। ठीक, चलिए इसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो गंगाराम जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? बुजुर्ग व्यक्ति है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि कहानी सुनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गांव घर में क्या होता है कि शाम के समय लोग एक जगह पे बैठते हैं, पेड़ के नीचे या फिर कहीं चबूतरे पे, और जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो अपने समय के बीते हुए कहानी को नई पीढ़ी को सुनाते हैं। तो उसी तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति है गंगाराम, वो क्या करते हैं? गांव के लोगों को कहानी सुनाते हैं। और वह कहानी कौन सी होती है? तो अंग्रेजी राज व्यवस्था की होती है कि अंग्रेज लोग जो थे वो भारतीयों के साथ किस प्रकार से शोषण करते थे, कैसे अत्याचार करते थे, किस तरह से परेशान करते थे, ये सारी कहानियाँ बताते हैं। तो कैसी कहानी बताते हैं? शोषण और अत्याचार की बेसिकली कहानी बताते हैं। और उस समय गांव के लोग जो है वह नशे का शिकार हुआ करते थे, मतलब गांव के लोग नशा पान करते थे। ठीक, आगे देखिए, धीरे धीरे अंग्रेजी काल में क्या होता है, जो लोगों का पुराना या फिर पुश्तैनी काम होता है, ठीक, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्या होता है? नष्ट होने लगता है। अब जब काम ही नहीं रहेगा लोगों के पास तो उनके पास पैसा कैसे आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा। तो लोग क्या करते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जो लोग पैसा देते हैं सूद में उनके पास जाते हैं, और जब उनके पास जाएंगे तो सूदखोर जो होता है उनकी क्या होगी? चांदी ही चांदी हो जाएगी, मतलब उनको अब ढेर सारे सूद उनके पास आने वाले हैं। ठीक, तो उस समय क्या होता है कि सूदखोर और महाजनी जो होती है उनकी चांदी ही चांदी हो जाती है, मतलब उनके बल्ले ही बल्ले हो जाते हैं। तो इस कहानी में कुछ इस प्रकार से घटनाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम लोग अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, और अगली कहानी है गुरुजी की फिक्र, या फिर कह सकते हैं चेठा। हम पहले ही बता चुके हैं कि फिक्र का मतलब क्या होता है? फिक्र करना। चेठा का मतलब क्या होता है? चिंता करना। और दोनों आपस में क्या है? एक पर्यायवाची शब्द है। तो इस कहानी में किस तरह से घटनाओं का वर्णन है? तो इसमें एक गुरुजी होते हैं, उस गुरुजी का नाम है राम नारायण। क्या नाम है? राम नारायण। और बेसिकली यह जो गुरुजी है यह एक समाजसेवी या कह सकते हैं मानवतावादी टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक, इनको काफ़ी चिंता होती है जिससे ये काफ़ी परेशान रहते हैं। तो वो क्या समस्या है, परेशानी है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको परेशानी होते हैं देश विदेश और स्थानीय समस्याओं से। क्या है? देश विदेश की समस्याओं से और स्थानीय समस्याओं से ये काफ़ी चिंतित रहते हैं। जैसे भ्रष्टाचार है, नैतिकता है, युवा पीढ़ियों का भटकाव है। और जिस समय कहानी लिखा जा रहा था उस समय इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था, झगड़ा चल रहा था, उसके बारे में भी इस कहानी में वर्णन है। तो उसके बारे में भी क्या है कि गुरुजी को चिंता है कि ये सब चीज़ें कब तक, ये कब ठीक होगी। अगर ठीक नहीं होगी तो आगे का जो भविष्य है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चिंताएं किनको होती है? तो गुरुजी को होती है। गुरुजी के अच्छे अच्छे बातों को सुन के जो उग्रवादी समाज है, जो लोग उग्रवाद बन गए थे, वो लोग धीरे धीरे अपने मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। क्या होता है? मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। परंतु क्या है कि जो समर्पण नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गलत समर्पण नीति जो है उसके बारे में भी क्या होता है, गुरुजी को चिंता होती है कि अगर इस तरह की समर्पण नीति रहेगी तो लोग कैसे उग्रवाद को छोड़ के अपने मुख्य धारा में आएंगे। तो इन सभी घटनाओं के बारे में
इस कहानी में वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी को ब्रीफ से समझने का कोशिश करते हैं, जिसका नाम है समय कटवा ताश खेला। अब क्या है कि आप लोग में भी बहुत सारे लोग ताश खेलते होंगे या ताश के बारे में जानते जरूर होंगे। गांव के लोग क्या करते हैं कि ताश खेलते हैं, या शहर के लोग भी खेलते हैं। जब वो ताश खेलने बैठते हैं तो उसको समय का पता ही नहीं चलता कि किस तरह से जो समय है वह बीत रहा है। ठीक, तो उसी के बारे में बताया गया है कि ताश खेलने का मतलब क्या है कि हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ताश खेल में के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है चिन्मय बाबू। क्या नाम है? चिन्मय बाबू। और चिन्मय बाबू जो है वह क्या करते हैं? ताश खेलते हैं। और ताश खेलने में क्या करते हैं? अपने अधिक समय को बर्बाद करते हैं। और ताश खेलते खेलते क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जो है वह चली जाती है। जब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उनकी आंखों की रोशनी चली गई तब ये डॉक्टर के पास जाएंगे। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आपका आंख खराब हो गया है। क्या कहेंगे? कि आपका आंख खराब हो गया है। तब इसको समझ में आता है कि ताश खेलने में इतना समय हमको नहीं देना चाहिए था। उससे क्या हुआ? मेरा समय भी बर्बाद हुआ, साथ ही साथ हमें नुकसान भी हुआ कि हमारे आंख की रोशनी चली गई और हमारे आंख खराब हो गए हैं। अब क्या करेंगे चिन्मय बाबू क्या करेंगे? जो उनकी बुरी संगति थी उसको छोड़ के अच्छी संगति की ओर भागेंगे। और गांव के ही दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है आनंद और बालकृष्ण, इनके संगति में आ जाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि किताबों पे अपना समय बिताएंगे और मनोरंजन के लिए गलत साधनों का यूज़ छोड़ के ये अच्छे साधनों की तलाश में लगेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होता है कि चिन्मय बाबू अपनी जो संगति होती है उसको बदल देते हैं। इस कहानी में कुछ प्रेरणाएं दी गई है। वह प्रेरणा क्या है कि हमें रचनात्मक कार्य करना चाहिए। कैसा कार्य करना चाहिए? रचनात्मक कार्य करना चाहिए। हमें गीत संगीत सीखना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए या फिर कोई अन्य काम करना चाहिए, न कि ताश खेल के हमें समय बर्बाद करना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग अब अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अगली कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा। अभी तक आपने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी उसमें जो मुख्य पात्र है वह बेसिकली व्यक्तियों को बनाया गया था। इस कहानी में क्या है कि जो मुख्य पात्र है वो दो संस्कृति को बनाया गया है, एक पुरानी संस्कृति और दूसरी नई संस्कृति। ठीक, तो इसका जो पात्र है वो क्या है? तो पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति। और जो संस्कृति है उसका आधार क्या है? तो देखिए जो पुरानी संस्कृति है उसका आधार धर्म को बताया गया और जो नई संस्कृति है इसका आधार किसको बनाया गया है? तो विज्ञान को बनाया गया है। ठीक, अब देखिए जो पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति है इन दोनों के बीच में झगड़ा छिड़ जाता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। ठीक, और अंत में निष्कर्ष क्या निकाला जाता है? निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि दोनों ही संस्कृति जो है वह एक दूसरे का पूरक है। दोनों में से कोई भी खराब नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक, और एक बात बता दें कि जो नई संस्कृति है, ठीक, जिसका आधार क्या है? विज्ञान है, कहता है विज्ञान का विकास तो हुआ है नई संस्कृति में, लेकिन जो मानवीय मूल्य है उनका ह्रास भी हुआ है। क्या हुआ है? मानवीय मूल्यों का ह्रास भी हुआ है। ठीक, और अंततः इस कहानी में एक कथन को कोट किया गया है जो आइंस्टीन का कथन है। वो क्या है कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म जो है वह लंगड़ा है। तो इस कथन को कोट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चोर डाकू और लुटेरा। क्या है? चोर डाकू और लुटेरा। इस कहानी में क्या बताया गया है कि चोरों के बारे में बताया गया है, डाकुओं के बारे में बताया गया और लुटेरों के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है हरखू। क्या नाम है? हरखू। ठीक, बेसिकली यह जो व्यक्ति है इसकी स्थिति पहले ठीक होती है। इनके जो पूर्वज होते हैं वो काफ़ी बड़े आदमी होते हैं, जमींदार होते हैं, लेकिन क्या करता है कि ये धीरे धीरे ज़मीन को बेच उच के गरीब बन जाता है। ठीक, और ये जो कुछ इनकी बुरी आदतें भी होती हैं वो क्या है कि ताश खेलना और नशा करना। ये बेसिकली ताश खेलते थे और नशा करते थे।
ठीक है। और उससे क्या होता था, इनको नुकसान ही होता है ताश खेलने में या नशा करने में, जिससे उनकी स्थिति जो है खराब होती जाती है और वो गरीब बन जाते हैं। और अंततः यह अपने चीज़ों को, अपने ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं। और जब चोरी करते हैं तो एक दिन वो पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद इनको कहाँ भेज दिया जाता है, तो जेल में भेज दिया जाता है। और जब ये जेल जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, चोरों को देखते हैं, डाकुओं को देखते हैं और लुटेरों को देखते हैं। जब वह चोरों को, डाकुओं को और लुटेरों को देखते हैं तो जेल में क्या स्थिति रहती है उसके बारे में भी हरखू जो है बताते हैं। क्या बताते हैं कि जेल में जो अपराधी जो है बड़ा जुर्म किया है उनका बड़ा इज्जत है, जो छोटा इज्जत का, जो चोरी वगैरह करता है उनका इज्जत कम है। ठीक, इसीलिए चोरों को गरीब की तरह दिखाकर उन्होंने क्या कहा कि गरीबों की कहीं चैन नहीं है। कहाँ पे, जेल में भी नहीं है और समाज में भी नहीं है। ये चीज़ उन्होंने बताया है कि गरीबों को कहीं भी चैन नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह रहा हमारा 9वां अध्याय, जिसका नाम है नवा जमींदार। एक जमींदार होता है, ठीक, जिनका नाम है जगन्नाथ चौधरी। यह बेसिकली एक बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति रहते हैं और एक जमींदार रहते हैं। यह गांव के लोगों को कहानी सुनाते हैं। तो कैसी कहानी सुनाते हैं, तो राजतंत्र की, लोकतंत्र की कहानी सुनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे देश में किस तरह का व्यवस्था था, तो राजतंत्र था। और अभी कैसा है, तो लोकतंत्र है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर राजतंत्र होता है क्या और लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, जो राजाओं के द्वारा चला जाता शासन होता था उसको राजतंत्र कहा जाता है। और अभी क्या है, लोग अपने मतों के आधार पर सरकार चुनते हैं। मतलब सरकार जो बनती है वो लोगों के लिए बनती है, लोग अपने से चुनते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र। ठीक, जो राजतंत्र है वह अभी हमारे देश में नहीं है, लगभग समाप्त हो चुका है। और जो लोकतंत्र है वह अभी हमारे देश में अस्तित्व में है। तो जगन्नाथ चौधरी जो है वह एक थानेदार के बारे में बताते हैं जिनका नाम है बलराम सिंह। और बलराम सिंह इतना दुष्ट व्यक्ति है कि वह जुल्म करता है लोगों पर। क्या करता है, जुल्म करता है। ठीक है, शोषण करता है लोगों का। ठीक, और ढेर सारे धन संपत्ति इकट्ठा करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इतना जुल्म करता है कि इनका पाप जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और एक दिन जब पाप का घड़ा भर जाता है इसका, तो इसके साथ बहुत खराब स्थिति इसकी आ जाती है। क्या होती है कि इनके जितने बाल बच्चे होते हैं वो सारे इनसे पहले ही टपक जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर इनको भी एक गंभीर बीमारी हो जाती है। और इस गंभीर बीमारी के कारण इनको मृत्यु हो जाती है। वह मृत्यु कैसी रहती है, दर्दनाक मौत होती है। इसको कैसी मौत होती है, तो दर्दनाक मौत होती है। ठीक, अब हम लोग अपने अंतिम अध्याय को देखते हैं। देवता के खाए गेले डाकिन। क्या है, देवता मतलब भगवान को के खाए गेले मतलब खा जाना, और डाकिन का मतलब डाकिन आप जानते हैं। तो देवता को खा गया कौन, तो डाकिन खा गई। तो इसमें क्या है कि जो देवता बताया गया है उसको एक व्यक्ति है निर्मल बाबू, उनको देवता की तरह इस कहानी में दिखाया गया है। और जो निर्मल बाबू है बेसिकली एक कलर को होते हैं, जिसको हम लोग किरानी भी कहते हैं। ठीक है, तो किरानी या कलर कह सकते हैं कि निर्मल बाबू क्या थे, तो एक कलर के थे या किरानी थे। और डाकिन जो है किसको बताया गया है, तो निर्मल बाबू जो है उसकी दूसरी पत्नी को बताया गया है। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है, तो शोभा रानी। क्या नाम है, शोभा रानी है। और जो शोभा रानी है वह एक जवान औरत होती है और दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। ठीक है, तो जवान औरत है और यह दिखने में सुंदर भी है और एकदम आज़ाद ख्यालात की महिला है। पार्टी करना, घूमना फिरना, इस तरह की सोच वाली ये औरत है। ठीक, अब निर्मल बाबू नहीं चाहते हैं कि यह इस तरह की ख्यालात की रहे। इसको लगता है कि निर्मल बाबू को लगता है कि अब जो है शोभा रानी जो है, उनकी दूसरी पत्नी जो है, वो घर को संभाले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंततः निर्मल बाबू की जो ज़िंदगी होती है वह नर्क बन जाता है और धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, इनका ज़िंदगी जो है धीरे धीरे नर्क बन जाता है, अंततः इनकी जो मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस कहानी में
निर्मल बाबू को देवता की तरह बताया गया है और जो शोभा रानी है इनकी दूसरी पत्नी उनको डाकिन की तरह दर्शाया गया है और कहा गया है कि देवता के खाए गले डाकिन। तो मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर और विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।